Hey, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I'm Rushil Midha, and we were dealing with the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. And today is your lecture number 5. And before moving on to the classes, I shall inform you that for more updates regarding the classes, the subjects we are going to conduct, you can follow our Telegram channel and by clicking on this link, or you can directly scan and you will be directly joined to the group to know the more updates. All right. So in today's lecture number 5, we are going to take the things further, right? Because till now the concepts were very light and we were making the foundation to understand the concept or the subject of BSA. And now gradually the things will move ahead and we will move onwards to the important and technical topics, which is important for the for your exam purpose as well, right? So step by step we will move ahead. Fine. So let's just start our lecture. And in today's topic we will understand the most important part of your syllabus, which is facts and relevancy of facts. These two terms are the most important part of your entire syllabus, right? If you get the idea of these two terms, you'll easily be able to understand the concepts which we are going to learn in the upcoming classes, right? Come on. First we should understand what are facts, then we will move towards our topic, which is relevancy of facts. ठीक है? So first of all, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो हमारा टॉपिक है ना, ठीक है, वो हमारे पार्ट 2 में भी कवर्ड है, जिसके अंदर 4 से 50 तक, मतलब मेन पार्ट जो है हमारा बीएसए का वो कवर्ड है. तो वो हमारा सबसे मेन पार्ट है. उसको समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुमको ये बताऊँ कि फैक्ट्स क्या होते हैं. सी, फैक्ट्स तो आपको पता है क्या होते हैं. कोई भी बात, कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना. मान लो कि आज सूरज निकला, राइट, या फिर आज का दिन अच्छा गया. ये सब क्या है? दीज आर ऑल द फैक्ट्स, राइट. तो ये तो हमारी कुछ जनरल टर्म्स में बातें हो गई कि जो हम ऑन गोइंग लाइफ में बातें करते हैं कि अच्छा आज ये हुआ, ठीक है, कल ये है, कल एक मीटिंग है ऑफिस में, एक ऐसी बात हो रही है कि कल इतने बजे एक मीटिंग है. तो ऑल दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है. बट हम क्योंकि यहाँ पे हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि अगर कोई केस हुआ है, मान लो कोई क्रिमिनल है या सिविल है, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स. जैसे कि अगर मान लो ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ऑल राइट. इन दोनों में से मान लो ए ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ कर दी, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट में अपने फेवर में टर्म्स लिख दी, और जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो 1 लाख की बेच दी. मान लो गाड़ी थी, एकदम खटारा, कुछ नहीं था उसमें, इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो उसने डबल या फिर 10 गुना दाम में बेच दी कुछ फ्रॉड करके. सो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आएंगे कोर्ट के आगे एविडेंस के तौर पे, कोई विटनेस आएगा, कोई डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे कोर्ट रूम के आगे कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ और इसने जब हमें गाड़ी दिखाई तो वो दूसरी थी, बट सेल होने के बाद जब हमारे पास कस्टडी है, हमारे पास जब पोजेशन आई गाड़ी की, तो वो दूसरी गाड़ी निकली, इसने दिखाया कुछ, था कुछ और. तो ये सब, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के उससे बताया कि आपको क्लियर हो कि हम बात क्या कर रहे हैं. कुछ टेक्निकल नहीं है. फैक्ट्स मतलब सिंपल हमारे केस से रिलेटेड बातें, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स, करेक्ट. अब हम बात करते हैं कि हमारे बीएसए के अकॉर्डिंग हम फैक्ट्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज सिंपल फैक्ट्स क्या होते हैं, फिर फैक्ट्स एंड इशू क्या है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वुड बी व्हाट आर द रेलिवेंट फैक्ट्स. पूरे भी ऐसे में आप यही सुनोगे, रेलिवेंसी रेलिवेंसी. सो हम ये जानना चाहते हैं रेलिवेंट मतलब है क्या, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, एंड ये पार्ट मैं आपको पहले बोर्ड पे कराती हूँ, एंड देन वी विल गो टू द बेयर एक्ट एंड विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट एंड द प्रोविजन, ठीक है. सो सबसे पहले जब हम अभी बेयर एक्ट पढ़ेंगे, राइट, जस्ट अ सेकेंड, जब हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो हम 21F पढ़ेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलती है हमारी डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है. बोर्ड पे समझ लो, देन हम बेयर एक्ट पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा.
तो हम फैक्ट्स को ना मतलब ब्रॉडली वी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जैसा हमारे प्रोविजन में भी दिया हुआ है। एक होते हैं फिजिकल फैक्ट्स, ठीक है, एक होते हैं साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट्स। एक ही टर्म लिख रही हूँ, वन एंड द सेम थिंग। तो 2 तरीके के फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें विच वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस, मतलब हम जो चीज़ें नोटिस कर सकते हैं अपनी सेंसेस का यूज़ करके, यानी कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो ये होते हैं फिजिकल फैक्ट्स, यानी कि जो विजिबल है, विजिबल एज इन जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू मतलब पता लगा सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अभी, पहले सिर्फ टर्म समझो। फिर है हमारा मेंटल फैक्ट्स या फिर आप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, सेम चीज़ है दोनों। ये क्या होते हैं? देखो, एक होती है फिजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स यानी कि मान लो ये क्राइम सीन है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदे की डेथ हो गई, डेड। तो जब क्राइम सीन पे पुलिस पहुँचती है तो वो देखती है कि अच्छा यहाँ पे एक, वैसे तो मिलता नहीं है इतनी आसानी से, बट मान के चलो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये मर्डर वेपन है, तो ये सील कर लेती है पार्ट, राइट, कोर्ट इस बाउंड्री के अंदर कि यू कैन नॉट गो, और सब बंद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ आके जब फॉरेंसिक्स वाले आते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो क्राइम सीन पे पहुँच के पता चलता है कि जैसे ये है क्राइम सीन, यहाँ पे पड़ा हुआ एक मर्डर वेपन मिला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है चाकू हो, ज़रूरी नहीं है गन हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक शीशा है, ठीक है, बहुत शार्प कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, ये मान लो हमारा मर्डर वेपन है, दिख रहा है ना आपको, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको हम डालेंगे फिजिकल फैक्ट्स, मतलब विच वी कैन सी, ठीक है। या मान लो ये एक क्राइम सीन है, यहाँ पे एक बंदा जा रहा था उस टाइम पे जब इसकी मौत हुई, तो उस टाइम पे इस बंदे ने कुछ सुना, कुछ आवाज़ें सुनी, शोर शराबा सुना, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो ये क्या है? ये भी सेंसेस का यूज़ करके वी कैन अंडरस्टैंड, उस बंदे ने सुना, तो इसको भी हम फिजिकल फैक्ट्स की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या मेंटल फैक्ट्स। देखो, साइकोलॉजिकल नाम से समझ आ रहा है कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें विच यू कैन नॉट सी, ठीक है, विच इज़ ओनली इन योर माइंड्स, कि आपके दिमाग के अंदर है, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड के, मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही कि आप सो रहे हो और कोई सपना देखा, नो, इट्स इन योर कॉन्शियस माइंड, एज इन ये बात सिर्फ आपको पता है। अगर मान लो मैंने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो मेरे दिमाग में मर्डर करते टाइम क्या थॉट्स थे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था। आप इसको ना बहुत अच्छी टर्म यूज़ कर सकते हो, स्टेट ऑफ माइंड, जो हम BNS में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या था मेरा उस टाइम पे? मान लो मैंने कोई क्राइम किया, उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या था? क्या मैंने जानबूझ के किया या इट वाज एन एक्ट ऑफ एक्सीडेंट? क्योंकि ये सब चीज़ें जानने के बाद ही तो तय होगा ना कि मुझे सज़ा मिलनी भी चाहिए कि नहीं, या मैंने डिफेंस में काम किया, और अगर मिलनी चाहिए सज़ा तो कितनी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, एंड आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बेसिक आइडिया मिल गया हो, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रॉडर सेंस में कि फैक्ट्स कितने पार्ट्स में वी कैन डिवाइड एज पर द सेक्शन नंबर 215, जहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कि फैक्ट्स एंड इशू क्या है। फैक्ट समझ आ गया आपको? अब फैक्ट्स एंड इशू समझो क्या होता है, ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सी, कोई भी एक केस हुआ, कोई भी ले लो, क्रिमिनल या सिविल, मान के चलो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हमेशा क्रिमिनल के बनते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम ये एग्जाम्पल्स लेते हैं। अदरवाइज BSA दोनों पे अप्लाई होता है, सिविल एंड क्रिमिनल, तो कभी भी कन्फ्यूजन मत रखना। लोगों को डाउट होता है कि ये सिर्फ क्रिमिनल पे अप्लाई होता है कि न्यू क्रिमिनल लॉज बोलते हैं, नहीं, ये दोनों पे अप्लाई होता है। ये एविडेंस स्टेज है, ट्रायल स्टेज पे जब एविडेंसेस पेश होते हैं तो उसमें काम आता है, तो ये तो सिविल में भी काम आएगा एंड क्रिमिनल, इट इज़ एप्लीकेबल अपॉन बोथ द लॉज, ठीक है। सो फैक्ट एंड इशू क्या होता है? मान के चलो कि X है, ये है Y, इसने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, इसने इसका मर्डर कर दिया, तो ये तो डेड है,
इसकी डेथ हो गई, ठीक है, ये है हमारा एक्यूज्ड। अब जब हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी, सब हो गया, जब कॉग्निजेंस लेने के बाद जब कोर्ट के पास मैटर आता है, तो जब वो इशू फ्रेम करता है ना कि भाई मुद्दा क्या है, किस बात पे ट्रायल होगा, उसको बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। जैसे कि ये था केस, अब चल रहा है अपना ट्रायल के टाइम पे कोई तो बातें होंगी जिनके ऊपर दोनों पार्टीज़ लड़ेंगी या दोनों पार्टीज़ अपने अपने एविडेंसेस या बातों को पेश करेगी। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस कोर्ट बनाता है टू लिमिट द ट्रायल, जो हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द ट्रायल, ताकि हम एक शॉर्ट लिस्ट कर लें। केस तो बहुत बड़ा होता है, फैक्ट्स भी बहुत होते हैं, बट वी हैव टू शॉर्ट लिस्ट कि मेन बात क्या है, किस मेन चीज़ के ऊपर द एंटायर केस वुड रन। अब अगर क्वेश्चन बना, मेन इसमें से क्या समझ आ रहा है आपको कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि वेदर एक्स मर्डर्ड या किल्ड, कुछ भी, वाई क्वेश्चन मार्क। सो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर एंटायर हमारा ट्रायल चलेगा। एक्स क्या चाहेगा प्रूव करना, डिसप्रूव करना कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया, तो इसके अपने फेवर में एविडेंस देगा। वाई मतलब स्टेट, वाई तो मर गया ना, सो हमेशा विक्टिम के साइड से स्टेट लड़ती है इन क्रिमिनल केसेस। तो स्टेट क्या प्रूव किया, प्रोसिक्यूशन क्या हमेशा प्रूव करने की कोशिश करेगा कि एक्यूज इज़ गिल्टी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो पाए। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, जिसके ऊपर एंटायर केस चलने वाला है, जिसके ऊपर सारी बातें चलने वाली है, जिस फैक्ट के ऊपर बाकी सब फैक्ट्स डिपेंडेंट हैं, मतलब दिस इज़ द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर इन द केस। ये होता है हमारा फैक्ट एंड इशू। वेरी सिंपल, दिस इज़ आर फैक्ट एंड इशू कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, ये है हमारा फैक्ट एंड इशू। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक बार डिफरेंस भी कर लेते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। एक हो गया फैक्ट्स हो गया, एक हो गया फैक्ट्स एंड इशू। एक बार रेलिवेंट फैक्ट भी देख लो, फिर हम बताते हैं आगे क्या हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे 21K में, ठीक है। सो रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? रेलिवेंट फैक्ट कुछ नहीं है, बस ऐसा फैक्ट जो हमें हेल्प करे, विच हेल्प्स टू प्रूव फैक्ट एंड इशू। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट्स एंड इशू को प्रूव करने में हेल्प करें। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन या फिर इशू बोल लो, हमारा इशू क्या था या हमारा फैक्ट एंड इशू क्या था कि वेदर एक्स किल्ड वाई, दिस वॉज द क्वेश्चन। ये था हमारा फैक्ट एंड इशू। तो ये तो खुद में ही रेलिवेंट है, फैक्ट एंड इशू तो खुद में ही रेलिवेंट है, ठीक है। तो इसी के ऊपर तो फैक्ट्स दोगे ना आप, तो इससे कनेक्टेड यू कैन से दैट, इससे कनेक्टेड जो भी फैक्ट्स कोर्ट के आगे पेश करोगे उसको बोलते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। सिंपल एज दैट। मतलब दो तरीके के फैक्ट्स आप ऐसे बोल सकते हो कि एक होते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स, एक होते हैं इररेलेवेंट, एक होते हैं इररेलेवेंट फैक्ट। हमारा क्वेश्चन मतलब हमें जो पढ़ना है वो है रेलिवेंट फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स अगर रेलिवेंट होंगे तभी तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। अगर फैक्ट इररेलेवेंट है, इधर उधर की बातें हैं, केस से रिलेटेड नहीं है या इशू से रिलेटेड नहीं है, तो कोर्ट तक तो जा ही नहीं सकती ना। इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट एंड रिसोर्सेज, सिंपल एज दैट। तो हम जब पढ़ रहे हैं, एक तो होते हैं इररेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट ही रेलिवेंट नहीं है तो वो कोर्ट में ही नहीं जाएगा। एक है हमारा रेलिवेंट फैक्ट। तो इररेलेवेंट क्यों है वो? क्योंकि वो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड नहीं है। एंड रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि वो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है। अब मैं बोल रही हूँ कि ए ने बी की वॉच चुरा ली, तो एक केस बन गया थेफ्ट का। ए ने चोरी की है बी की वॉच, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई बंदा आके बताता है कि हाँ जिस टाइम पे चोरी हुई ना उस टाइम पे मैं वहाँ था, या मैंने आवाज़ें सुनी, या मैंने खुद देखा कि एकदम भीड़ मच गई थी एंड बहुत शोर शराबा था, एंड जिस एरिया में हुआ मान लो वहाँ CCTV भी था, तो ये सब अगर मैं फैक्ट्स लेके जा रही हूँ कोर्ट में तो कोर्ट सुनेंगे, क्योंकि ये रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? मैं ऐसी हवा में बोल रही हूँ क्या रेलिवेंट है? नहीं, रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा मेन मुद्दा है ना, जो हमारा मेन इशू है, ये उससे कनेक्टेड है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि ए ने बी की वॉच चुराई,
तो उससे रिलेटेड अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो दैट इज़ रेलिवेंट इन द आइज ऑफ लॉ, तो इट वुड बी रेलिवेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ मान के चलो, अगर सेम सिनेरियो में कि ए ने बी की वॉच चुराई, अगर मैं जाके बोल रही हूँ कि पता है ये दोनों ना कल घूम रहे थे, दोनों एज एन कि मैं और ये कल घूम रहे थे, और हाँ मुझे इसने ये इंसिडेंट बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी कोर्ट में आना चाहिए, तो दिस इज़ रबिश। आपने खुद कुछ नहीं सुना, आपने खुद कुछ नहीं देखा, तो आप सिर्फ एक कही सुनी सुनाई बात बोल रहे हो विच इज़ नॉट अलाउड, तो ये हो गया इररेलेवेंट। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ठीक है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ फैक्ट्स एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फैक्ट्स तो आपको समझ आ गए, उसमें कुछ था ही नहीं समझने का। फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट, ये चीज़ आपको क्लियर है। बात आती है इन दोनों टर्म्स की, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या है। फैक्ट एंड इशू को मैं ऐसे लिख रही हूँ और रेलिवेंट फैक्ट को RF। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सी फैक्ट एंड इशू पहले तो कहाँ कहाँ दिए आपको याद रहना चाहिए, डेफिनेशन क्लॉज की किसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, ज़्यादा है भी नहीं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। रिलेवेंट फैक्ट दिया हुआ है 21K में एंड फैक्ट एंड इशू है 21G में। अब सेकेंड पॉइंट इज जो फैक्ट एंड इशू है ना, इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज़ फैक्टम प्रोबेंडम। कई बार डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, सो यू शुड नो द टर्म्स, या कभी प्रीलिम्स में भी आ जाता है, एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, और इसको हम बोल देते हैं रिलेवेंट फैक्ट को फैक्टम प्रोबैंस। इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। सी बात है फैक्ट एंड इशू की, इसको हम फैक्टम प्रोबेंडम क्यों बोलते हैं। इस टर्म का मतलब होता है फैक्ट्स सॉट टू बी प्रूव्ड। अभी लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन इन ईजी लैंग्वेज, या फिर आप इसको प्रिंसिपल फैक्ट्स भी बोल सकते हो। एंड जो रेलिवेंट फैक्ट है जिसको हम फैक्टम प्रोबैंस बोलते हैं, उसका मीनिंग है फैक्ट्स दैट प्रूव, और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में एविडेंशियरी फैक्ट्स भी बोल देते हैं। दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजी, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। बात वही है घुमा फिरा के, ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो द टर्म्स, उसके लिए मैंने बताया। तो सिंपल टर्म्स में देखें, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, ऐसे फैक्ट्स जिन चीज़ों को प्रूव करना है, फैक्ट्स विच आर सॉट टू बी प्रूव। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि ए ने फ्रॉड कमिट किया बी के साथ, तो ये फैक्ट एंड इशू है, यही तो प्रूव करना है, यही तो प्रिंसिपल फैक्ट है, इसी के ऊपर तो पूरा ट्रायल चलेगा, तो ये हो गया फैक्ट एंड इशू, सिंपल। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या हो गया, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ ए ने बी का मर्डर किया, सी आके बोलता है कि पूरा टाइम मैं वहाँ था, या वहाँ पे CCTV आप खुद देख सकते हो कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, डिसप्रूव कर दिया। उसने क्या डिसप्रूव किया है, फैक्ट एंड इशू को। या अगर कोई आके बोल दे कि भाई मैंने देखा, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद मारते हुए देखा, उसने चाकू से मारा था, ऐसे मारा था, आई विटनेस है, रेलिवेंट होगा, तो वो प्रूव ही तो कर रहा है। क्या प्रूव कर रहा है, फैक्ट एंड इशू। तो रेलिवेंट फैक्ट है जो प्रूव या डिसप्रूव करे फैक्ट एंड इशू को। जो फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने में या डिसप्रूव करने में हेल्प करता है वो होते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। और फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं, ऐसे फैक्ट जिनको तो आपको प्रूव करना है, मतलब सिंपली जो इशू है ना हमारे केस का, वो होता है फैक्ट एंड इशू इन सिंपल टर्म्स। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्ट एंड इशू को एक बार देखो आप। एक केस है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इस वाले केस में क्या हुआ, फैक्ट एंड इशू बना मर्डर का, मतलब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही कि ए मर्डर्ड बी या वेदर ए मर्डर्ड बी, ऐसे करके हमारा इशू बनता है। तो मेन बात क्या है, मर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं और दो पार्टीज़ हैं ऐसे करके। तो अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपने BNS पढ़ा हो या आगे पढ़ोगे, इतना तो नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है। एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। ब्रॉडली ये दो चीज़ें होती हैं विच मेक्स एन एक्ट एन ऑफेंस, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस। तो अब मर्डर के अंदर दो चीज़ें हैं,
एक्टस रिएस भी चाहिए, यानी कि एक्ट कमिट होना भी ज़रूरी है, तभी तो आप बोलोगे ना कि ऑफेंस हुआ है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मेंस रिया, वही चीज़ की इंटेंशन क्या रही है, उसके पीछे उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या रही है। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी ना कंप्लीट, तभी आप बोल सकते हो कि ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज जब अब हम ये पढ़ते हैं ना कि फैक्ट एंड इशू है हमारा मर्डर, ठीक है, ये तो है हमारा फैक्ट एंड इशू। सो जो ये हमारा फैक्ट एंड इशू है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना फैक्ट एंड इशू के, इसके जो एसेंशियल्स हैं, जैसे एक्टस रिएस मेंस रिया, ये आपको बीएसए पढ़ के तो नहीं आएंगे। इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको कैसे पता चलेगा कि फैक्ट एंड इशू कैसे बनता है, ये आपको पता चलेंगे सब्सटैंटिव लॉ के थ्रू, जैसे कि बीएनएस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब क्या है, ये है सब्सटैंटिव लॉ। इसके थ्रू आपको पता चलेंगे कि किसी भी क्राइम के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कि क्या चीज़ बन के मिल के एक क्राइम बनाती है या कोई ऑफेंस बनाती है, वो हम सब्सटैंटिव लॉ में पढ़ते हैं। बट फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन दी हुई है हमें 21G ऑफ बीएसए, तो बीएसए में हमें खाली डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उसके एसेंशियल्स क्या होंगे, फैक्ट्स एंड इशू कैसे बनता है, हमें सब्सटैंटिव लॉ बताएगा, एंड विच इज़ नॉट आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम बीएसए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक एक्सप्लेनेशन भी समझा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर, एंड देन हम बेयर एक्ट पे चलेंगे। अब ना एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है सिविल केस के रिगार्डिंग। एक्सप्लेनेशन दी हुई है 21G में, 21G में दी हुई है, ठीक है। 21G में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है, हमारी फैक्ट एंड इशू की, तो उसी में एक ना एक्सप्लेनेशन दी है जो आपको कंफ्यूज ना करे, दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ यही समझाता हूँ। उसमें दिया गया हुआ है कि एनी फैक्ट, अगर किसी फैक्ट में कोई एसर्टिव स्टेटमेंट है, एसर्टिव स्टेटमेंट क्या होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कि दिस इज़ माई पेन, ठीक है, या फिर कुछ भी, द पर्स इज़ रेड, मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक सिंपल फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रही हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं एसर्टिव स्टेटमेंट्स, की जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रही है, कोई बात बताना कि टुडे इज़ मंडे, एसर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी में जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की स्टेज आती है ना, जब जैसे कि क्रिमिनल केसेस में हम इशू बनाते हैं कि मर्डर हुआ या नहीं हुआ टाइप्स करके, तो इसी तरीके से सीपीसी में भी ऐसे ही प्रोसीजर चलता है सिमिलर। तो जब सीपीसी में हम फ्रेमिंग ऑफ, हम मतलब जब कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इशू की स्टेज पे आता है, जब इशू फ्रेम करते हैं कोर्ट्स, तो अब इशू कैसे बनते हैं, सेम कोई भी मान लो वेदर ए इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, कोई भी हाउस है एक, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या इस हाउस का मालिक ए है या नहीं, तो ओनरशिप के बारे में बात है। तो ये हम सिविल केस है हमारा कि ओनरशिप को लेके बात है कि ये घर है, कि क्या ये ए का ही घर है, ए के पास ही ओनरशिप की राइट है, या कोई और मकान मालिक है, या सिर्फ पोजेशन की राइट है। तो ये सब क्वेश्चन हम सीपीसी में डील करते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन बना, ये तो हो गया हमारा इशू, ठीक है। अब इस इशू का जो आंसर होगा ना, देखो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क सेंस में, तो ये तो फैक्ट्स नहीं है, ये फैक्ट्स थोड़ी है, तो क्वेश्चन है। तो इसका जब आंसर मिलेगा ना, इस क्वेश्चन का कुछ भी हो, येस या नो में जो भी आंसर मिलेगा, उसे हम बोलेंगे फैक्ट एंड इशू, एज सिंपल एज दैट। मान लो इसका आंसर है कि येस, ए इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है, ये है हमारा ए इज़ द ओनर। आंसर में ए, इसने ऐसा बोला, अरे भाई जब ए अपने एविडेंसेस देगा तो वो तो यही बोलेगा कि मैं तो ओनर हूँ इस घर का, मुझे वापस दिलाओ, ठीक है, या मुझे मेरे राइट तो डिक्लेयर करो, जो भी चीज़ें हैं ये सब आगे हम पढ़ेंगे, आगे मतलब उन लॉज में पढ़ेंगे सीपीसी वगैरह में डिटेल में। तो अभी के लिए इतना मान के चलो, जो इसके रिप्लाई में, इस इशू के रिप्लाई में जो ये आंसर होते हैं ना, चाहे येस फॉर्म में और द नो फॉर्म में, तो ये बोलते हैं हम, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म हो गई हमारी, असर्टिव स्टेटमेंट होगी वन लाइन में, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो आप इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरा ट्रायल चलाने वाले हैं, आप क्यों बोल रहे हो कि आप ओनर हो, तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यू विल गेट कन्फ्यूज। अभी इतना ही समझ के चलो, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे सब कुछ समझ आएगा, राइट। अब हम चलते हैं सीधा बेयर एक्ट की तरफ, ठीक है। फिर जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बाद में हो जाएंगी, पहले आप बेयर एक्ट खोलिए। हमारी 2-3 ही डेफिनेशंस रह गई हैं और वो कभी ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि आपका डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल सकते हैं। ये तो हमारा पार्ट 1 था। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे बीएसए में? क्विकली कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं टोटल? 170। इनैक्टमेंट एनफोर्समेंट की डेट याद होनी चाहिए। इनैक्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023। एंड द डेट ऑफ एनफोर्समेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन लागू हुआ, कमेंस हुआ, दैट डेट इज़ 1 जुलाई 2024, ठीक है। अब आओ हमारे सेक्शन 2(1). पहले हम फैक्ट्स की डेफिनेशन सीक्वेंस में चलते हैं। फैक्ट पढ़ेंगे, फिर फैक्ट एंड इशू पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स की डेफिनेशन कहाँ दी हुई थी? 2(1)(f) में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 2(1)(f) फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। मैंने क्या बताया था मीन्स एंड इंक्लूड्स का मीनिंग? अगर याद हो तो आपको लास्ट क्लास में, मीन्स एंड इंक्लूड्स जहाँ पे भी आपको दिख जाए ना लिखा हुआ, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव, यानी कि अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है फैक्ट्स, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन। जो यहाँ लिख दिया गया, दैट्स इट, नो एट्सेट्रा, ये हमारी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा फैक्ट के अंदर। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स दो चीज़ें, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक होते हैं हमारे फिजिकल फैक्ट्स, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़े हैं, यहाँ भी इलस्ट्रेशंस देख लेंगे एक बार। दूसरा फैक्ट क्या होता है? एनी मेंटल कंडीशन, ये हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्ट्स की। कोई भी एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि कॉन्शियस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि उसके दिमाग में है, वो अवेयर है, मतलब उसके दिमाग में नॉलेज है या नहीं है, इंटेंशन है या नहीं है। कॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी वो एक्ट करते हुए या वो चीज़ करते हुए, ठीक है। वो तो हम फैक्ट्स को ब्रॉडली वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होते हैं फिजिकल फैक्ट्स एंड द अदर इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये चीज़ दी हुई है, एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, बस घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। एनीथिंग का मतलब क्या है? ये 3 चीज़ें हैं ना, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग्स। एनीथिंग मतलब कुछ भी यार, कोई बुक पढ़ी है या कोई वेपन है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट मिला है आपको क्राइम सीन पे, या कुछ और कोई डॉक्यूमेंट मिल गया है ना आपको, ये सब क्या है? ये एनीथिंग हो गई, फिजिकल फॉर्म में है ना चीज़ें। फिर है स्टेट ऑफ थिंग्स। मान लो एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ना एक बंडल पड़ा है और आप बताना चाह रहे हो कि जो वो वाला डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड है, तो आपने एक बता दिया कि किस सिचुएशन में चीज़ें पड़ी हैं, कि इतना बंडल ऑफ बुक्स है, उसके अंदर द बुक नंबर 4 इज़ देयर, जिसके अंदर आप खोलोगे तो आपको साफ तौर पे दिख जाएगा कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किस दिन हुआ था, क्या टर्म्स थी, क्या कंडीशंस थी, कब एग्जीक्यूट हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट देयर। तो ये हम एक स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, पार्टीज़ के बीच में। और क्या स्टेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि मान लो कंपाइल है, एक बहुत सारी पाइलॉन, मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उसमें से इस नंबर पे है, तो हमने एक सिचुएशन बता दी ओवरऑल, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है। अब है रिलेशन ऑफ थिंग्स, कहाँ पढ़ी है? मान लो मैंने बता दिया कि अच्छा इस डॉक्यूमेंट में तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे बॉटम पे पढ़ी है, तो ये चीज़ें हैं, बस घुमा फिरा के बात वही है कि जो चीज़ें हम परसीव या नोटिस कर पाते हैं अपनी सेंसेस से, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल फैक्ट्स। और जो चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते, विच इज़ इनसाइड आवर हेड, जो आपको ही पता है कि आप उस टाइम पे क्या थे या आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, आप क्या सोच के वो चीज़ कर रहे थे, तो वो आपके जो कॉन्शियस माइंड में चीज़ होती है ना, विच अपार्ट फ्रॉम यू नोबडी नोज एंड नोबडी विल एवर नो। ये सिर्फ हम सिर्फ ना बातें बना जन हम लोग सिर्फ गेस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन होगी, अच्छा इसने ऐसा एक्ट किया, इसका मतलब इसका इरादा था ये करने का। तो ये सब अलग बातें हैं। तो ये होती है मेंटल फैक्ट, जो कि आप ये
कॉन्शियस माइंड में, मैं बार बार कॉन्शियस बोल रही हूँ कि द थिंग्स विच यू आर योर सेल्फ अवेयर ऑफ, ऐसा नहीं कि आप सब कॉन्शियस माइंड में हैं, जो आप कॉन्शियसली यानी आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो, तो उस स्टेट में जब आप कुछ करते हो तो उसे हम मेंटल फैक्ट्स की एम्बिट में डाल देते हैं। क्लियर है? मतलब बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं हम, ये तो होगी हमारी फैक्ट की डेफिनेशन। अब अगली पे चलते हैं, बड़ा फैक्ट्स एंड इशू, ये भी मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो पहले फैक्ट के, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ये हो गया ना कि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स है, यानी किसी थिंग की बात कर रहे हैं, किसी सर्टेन ऑर्डर में है, स्टेट ऑफ थिंग्स बता दी हमने, या रिलेशन क्या है उसका, किस प्लेस पे पड़ा है, किस ऑर्डर में है वो चीज़, कहाँ पड़ी है, तो ये सब हो गए फैक्ट्स। दैट अ पर्सन हर्ड, उसने कुछ सुना या सॉ, कुछ देखा, ये भी एक फैक्ट है। किसी बंदे ने कुछ वर्ड्स बोले, ये भी फैक्ट है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं ना, इसको हम किस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं? फिजिकल फैक्ट्स। ये 3 हो गए हमारे फिजिकल फैक्ट्स के एम्बिट में, जो चीज़ें हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू। ये जो एग्जाम्पल देखेंगे आप मेंटल फैक्ट का देखोगे, ये बोलता है दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ या फ्रॉड्यूलेंटली, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड को किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करता है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऐसा फील हुआ। ये सब भी फैक्ट्स हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट परसीव बाय योर सेंसेस। ये सब चीज़ें सिर्फ एक बंदे के कॉन्शियस माइंड में हैं। अब कोई बंदा बोल रहा है कि फॉरेंसिक्स वाले के एग्जांपल ले लो, कोई जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, जिस टाइम पे क्राइम हुआ ये वहाँ थोड़ी होते हैं, ये तो क्राइम होने के बाद जब क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, जब एविडेंसेस इनको मिलते हैं, तो उसका जब इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लगाते हैं कि अच्छा मेरे अकॉर्डिंग, जब ये कोर्ट में आके बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ इससे हुई है, या ये पॉइजन ये वाला है, इसके ये सिम्टम्स हैं, तो वो जो ओपिनियन होती है ना, वो उसका कुछ वो थोड़ी है, वो कुछ दिखा थोड़ी सकते हैं, ठीक है, वो दोबारा वो चीज़ होके थोड़ी दिखा सकते हैं, वो तो सिर्फ अपने अपनी नॉलेज से या अपनी स्किल से कोई बात बता रहे हैं। तो ये हो गया मेंटल फैक्ट। कोई कि बंदे की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये कैसे पता चलेगा? वो गुड फेथ में काम कर रहा था, नहीं उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा था, बट ये बाय मिस्टेक हो गया, तो उसकी गलती नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, या फ्रॉड से किया उसने, ये सब है मेंटल फैक्ट्स। इससे ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं है, हमने ज़्यादा ही पढ़ लिया है। अब है 21G पे आओ, फैक्ट्स एंड इशू क्या होते हैं। इसमें भी मीन्स एंड इंक्लूड्स यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है फैक्ट्स एंड इशू। फैक्ट्स एंड इशू का मतलब है एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Explanation: whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue. तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, जो भी हमने बोर्ड में पढ़ा है इट इज़ एग्जैक्टली सेम, बस लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल लिखी हुई है। फैक्ट्स एंड इशू का मतलब है ऐसे कोई भी फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जिसको आपको प्रूव करना है या डिसप्रूव। एजर्ट मतलब या तो प्रूव करना है, डिनाई मतलब डिसप्रूव करना है। एक पार्टी प्रूव करेगी, एक पार्टी डिसप्रूव करेगी। जिसको सज़ा दिलवानी है तो वो तो प्रूव करेगा ना कि ये चीज़ उसने की है, और अदर पार्टी उसके अगेंस्ट में बोलेगी। तो फैक्ट एंड इशू क्या है? जो मेन कंसर्न है हमारा, बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर द एंटायर ट्रायल विल रन, दैट इज़ व्हाट फैक्ट एंड इशू इज़। उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि क्या कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, अगर करता है तो क्या नेचर होगा, क्या एक्सटेंट होगा। ये सब सब्सटैंटिव लॉ में पढ़ते हैं हम, देखा जाए तो। ठीक है, ये है हमारा फैक्ट्स एंड इशू। और एक्सप्लेनेशन पार्ट यही है जो भी हमने बोर्ड पे पढ़ा था कि सिविल प्रोसीजर में जब हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की जाती है बाय द सिविल कोर्ट, तो जो इशू का आंसर होता है ना, आंसर जो होता है उसका, वो होता है फैक्ट एंड इशू, जो एजर्टिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब मैं एक बार रेलिवेंट भी बता दूं, फिर आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि चीज़ें और क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना बचे।
2 1 के में दिया हुआ है रेलिवेंट. अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts. अब ये क्या बोल रहा है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से तभी रेलिवेंट है जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है. और कैसे कनेक्टेड है, किस वे में कनेक्टेड है, जैसा कि हमारे आगे आने वाले प्रोविजंस में दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन 4 से 50 तक जो आगे हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं वो हम सारा रेलिवेंसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं. तो इसमें जस्ट एक जिस्ट दिया है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ अगर कनेक्टेड है, एक फैक्ट अगर दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से, जिस तरीके से 4 से 50 सेक्शन में दिया हुआ है, तो तब हम बोलेंगे कि वो एक रेलिवेंट फैक्ट है. ये तभी समझ आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट. अभी के लिए सिर्फ यही मान के चलो कि अगर देयर इज़ अ रिलेशन इन बिटवीन द टू फैक्ट्स and both facts are connected in any of the form which is further mentioned in the provisions from starting from section 4 से 50, तो उसे हम relevant fact बोलेंगे. अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मोर क्लैरिटी के लिए, ठीक है. अब मान के चलो मैंने बोला ए और बी के बीच में एक केस चल रहा है, ए वर्सेस बी है, ठीक है, और इसने इसको चाटा मारा, स्लैप्ड, ठीक है. फैक्ट एंड इशू क्या बनेगा हमारा कि वेदर बी स्लैप्ड ए, मतलब वेदर ए स्लैप्ड बी और नॉट, ऐसा करके ए स्लैप्ड बी, वेदर लगा लेना अपने आप, ठीक है. तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ही तो प्रूव करना है हमें, तो ये हो गई फैक्ट एंड इशू. लेकिन इससे रिलेटेड अगर मैं बताती हूँ कि अच्छा ए और बी के बीच में ना लड़ाई हुई, ठीक है, फिर मतलब पहले वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुई, फिर फिज़िकल आर्ग्यूमेंट, फिर फिज़िकली फ़ाइट होनी शुरू हुई, मारपीट हाथापाई हो गई, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, क्राउड आया, फिर क्या हुआ, ऐसे करके जब मैं स्टोरी बताती हूँ तो ये सब जो फैक्ट्स हैं ये हैं हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स, क्योंकि ये कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू से. इसका मान लो इसके साथ कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, तो एक चेन बन रही है ना. ये ओवरऑल जाके किससे कनेक्ट हो रहे हैं, फैक्ट एंड इशू से, तो ये हो गए रेलिवेंट फैक्ट. बस इतना ही जानना है आपको. अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं एक स्टेटमेंट समझने के लिए, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि ए बोलता है कि मैंने मॉर्निंग में मान लो 9 AM आई हैड अ टी, तो ये है हमारा एक फैक्ट. इतना तो समझ आ गया होगा कि ये फैक्ट है, ये एक बात ही तो है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट ही तो है. जैसे कि आज बारिश हुई, ऐसे इसने था मैंने आज सुबह चाय पी थी 9 बजे. तो अब अगर मैं, ये एक फैक्ट है, इतना क्लियर है आपको. अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वेदर दिस फैक्ट इज रेलिवेंट और नॉट, व्हाट वुड बी योर आंसर. मतलब जस्ट थिंक फॉर 2 minutes एंड देन आंसर. कोई रश में नहीं सोचना, एक बार दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बोल रहा है कि मैंने सुबह 9 बजे चाय पी, तो क्या ये रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है. तो इसका आप आंसर क्या दोगे, रेलिवेंट है, नॉट रेलिवेंट है, या क्या है. सो द आंसर वुड बी, ना तो ये रेलिवेंट हम बोल सकते हैं ना ये नॉट रेलिवेंट, मतलब वी कैन नॉट से, मतलब कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं है. आप क्या पूछ रहे हो, यू शुड आस्क दिस कि क्या पूछ रहे हो. क्योंकि रेलिवेंसी जो होता है ना, एक फैक्ट कभी भी अपने आप में रेलिवेंट नहीं है. ऐसा नहीं बोल दोगे कि उसने बोला कि मैंने सुबह चाय पी थी या मैं सुबह यहाँ से वॉक करके इतने बजे आया, तो क्या मतलब हमेशा जब भी हम बात करेंगे ना कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से मतलब कोई फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं, तो हमें ये जानना होगा, वी नीड another fact also to know a fact is relevant or not. यानी कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम हमें 2 फैक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे मल्टीपल भी चाहिए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. हमें एटलीस्ट 2 फैक्ट्स तो पता होने चाहिए ताकि हम पता लगा पाएँ कि फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है. एक फैक्ट 1 है, फैक्ट 2 है, ठीक है. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि फैक्ट 1 पता चला है हमें
नहीं, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, सॉरी। अब अगर मैं ये बोलूँ कि फैक्ट एंड इशू, जो हमारा केस है ना, उसमें ये बोला गया है कि ए मर्डर्ड बी, मर्डर भी मत लिखो, हाँ बात वही है, बट फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ द एग्जाम्पल, ए पॉइजन्ड बी, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये है हमारा फैक्ट एंड इशू, इसी के ऊपर केस चलेगा। हमारा क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को जहर दिया या नहीं, ये हमारा फैक्ट एंड इशू है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं दो स्टेटमेंट्स लिखती हूँ, दो स्टेटमेंट्स क्या लिखती हूँ कि ए हैड अ वॉक, ए या बी जो भी है, हैड अ वॉक इतने इतने बजे, और दूसरी स्टेटमेंट बोलती हूँ मैं कि वही ऊपर वाली, कि बी हैड अ टी, ये बी कर लो, बी हैड अ टी इतने बजे। तो अब क्या रेलिवेंट, ये फैक्ट रेलिवेंट है या ये फैक्ट रेलिवेंट? अब आप आंसर कर सकते हो कि नहीं, बिकॉज यू हैव एट लीस्ट 2 पॉइंट्स टू नो, राइट। आपका फैक्ट एंड इशू है कि क्या ए ने बी को खाने में जहर दे के मारा या नहीं। तो अब उसमें अगर एक बंदा आके बोल रहा है कि भाई पता है ये ना सुबह इतने बजे वॉक पे गया, तो भाई उसकी क्या रेलिवेंसी है, ये तो इररेलेवेंट है, यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू द कोर्ट, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट है कि बी ने चाय पी इतने बजे, तो ये रेलिवेंट हुआ, बिल्कुल रेलिवेंट हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ए ने बी को जहर दे के मार दिया, तो उसके लिए बता रहे हैं ना, हम पहले देखेंगे अच्छा कितने बजे मारा, चाय कितने बजे पी, क्या बी उस टाइम पे बी के घर में ए मौजूद था, क्या ये दोनों अकेले थे, क्या किसी ने देखा, या इसी ने चाय बनाई इसी ने पी। तो ये सब जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो ये और ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं ना, दोनों रिलेटेड है ना, क्योंकि ये फैक्ट रिलेटेड है फैक्ट एंड इशू से, तो ये ऑटोमेटिकली रेलिवेंट हो गया। तो हमें एटलीस्ट 2 फैक्ट्स तो चाहिए ना आपको क्या, क्योंकि हम बता पाएँ कि कोई चीज़ रेलिवेंट है या नहीं। अब ये और ये दीज आर नॉट रेलिवेंट, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। तो इससे हमें क्या पता चलती है एक स्टेटमेंट कि रेलिवेंसी इज अ, ये यहाँ पे भी दिया है मैंने, वहीं चलते हैं हम अपनी पीपीटी में। फैक्ट्स क्लियर हैं। अब जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए यही हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसका मैंने जस्ट एक जिस्ट दिया आज आपको कि वन फैक्ट कैन नेवर बी कैन नेवर बी रेलिवेंट इन आइसोलेशन, यानी कि एक अकेला फैक्ट मैं दे दूँ और मैं पूछूं कि ये रेलिवेंट है या नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 2 और मोर फैक्ट्स टू नो कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं। तो रेलिवेंसी हमेशा हम कनेक्शन में पढ़ते हैं, रिलेशन क्या है दोनों चीज़ के ऊपर, तब हम बताएंगे कि ये चीज़ रेलिवेंट है या नहीं है। तो अकेले आइसोलेशन में हम नहीं पढ़ सकते कि कोई चीज़ रेलिवेंट है या नहीं, हमें एक कनेक्शन रिलेशन चाहिए। हमें वन फैक्ट कैन नेवर बी रेलिवेंट सोलिली, ठीक है, हमें एक कनेक्शन चाहिए, वन फैक्ट शैल बी कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट एज पर सेक्शन 4 से 50 तक। अब एक और चीज़ सुन लो, क्योंकि मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज 2 टर्म्स, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। क्या ये चीज़ें सेम हैं? क्योंकि साइमल्टेनियसली यूज़ की जाती हैं ये आम डेली लाइफ में भी और वैसे भी। सो द आंसर इज़ नो। जब हम रेलिवेंसी की बात करते हैं ना, तो हम फैक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की, ऊपर वाला रिसेंट एग्जाम्पल लो कि ये इतने बजे वॉक पे गया, हमारा फैक्ट एंड इशू है कि क्या ए ने बी को जहर दे के मारा, और मैं बोल रही हूँ कि भाई वो इतने बजे वॉक पे गया, तो देयर इज़ नो रेलिवेंसी, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि इसने इतने बजे चाय पी थी और इतने बजे ये मर गया जहर खा के, मतलब या मैं बोल रही हूँ कि उसी चाय में जहर मिला था और फिर ये मर गया, तो ये सब जो फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट है ना। तो हम रेलिवेंसी को हमेशा फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं कि कोई फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं, ये बात रेलिवेंट है या नहीं। लेकिन जब हम एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम इसको कोर्ट से कनेक्ट करते हैं, एविडेंस से कनेक्ट करते हैं कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इट वुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, ठीक है। रेलिवेंसी हमेशा फैक्ट्स के कनेक्शन में पढ़ी जाती है कि कोई बात रेलिवेंट है या नहीं, लेकिन एडमिसिबिलिटी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि रेलिवेंट, जितने भी, मान लो इतने रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, मान के चलो इररेलेवेंट को तो हमने हटा दिया लिस्ट से, उसकी तो कोई जगह ही नहीं है, मान लो इतने सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं और मान लो 10 लोग सेम बात बोल रहे हैं, तो क्या सारी अलाउ करेंगे कोर्ट में? नहीं ना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। अगर 10 के 10 लोग एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें से किसी 2 को बुला लो, 3 को बुला लो, सबको तो नहीं बुलाओगे ना आप।
तो इतने रिलेवेंट फैक्ट्स में से ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे एडमिसिबल हो, नहीं। अगर इतने फैक्ट्स रिलेवेंट, मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर इतने फैक्ट्स हमारे रिलेवेंट है ना, तो उसमें से सिर्फ इतना पोर्शन ही एडमिसिबल होगा, इतना पोर्शन ही एडमिसिबल होगा, इतना ही कोर्ट में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट काट दिया जाएगा कि जो रिपीटेड है या लग रहा है कि इतना भी खास नहीं है, अगर उससे अच्छा एविडेंस मिल गया तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन 3 पे। यहाँ तक बहुत बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 देखो बात करता है एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न की, ठीक है। डिक्लेरेटरी प्रोविज़न एज इन, मैं बताती हूँ आपको ढंग से। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि कोई एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स एंड इशू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, तो उसी के कनेक्शन में है कि किन फैक्ट्स का एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है। अभी हम बेयर एक्ट देखेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लो। बोर्ड पे ही आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम सेक्शन 3। अब हम अपने पार्ट 2 पे आ चुके हैं। ध्यान रखना, जो पार्ट 2 मैंने आपको सिलेबस में बताया था, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर सिलेबस, विच इज़ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो कि 3 से स्टार्ट होकर सेक्शन 50 तक चलेगा। बहुत लंबा है, सिर्फ इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। बाकी के तो बहुत छोटी छोटी और मतलब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये है थोड़ा जो टेक्निकल लग सकता है बट है नहीं। ईजिली हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे ना, किसी भी सेक्शन में डाउट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब सेक्शन 3 देखो। सेक्शन 3 में ना याद रखना, ये सिर्फ डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है, यानी कि कोई एक नई बात नहीं बता रहा। ये सिर्फ कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है, सिर्फ ऐलान कर रहा है कि ये चीज़ें हैं, ये भी पता चलेगा। ये सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है एक लॉ को, जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, बस एक जगह कहते हैं ना लिख दिया गया है। अदरवाइज़ हमें भी पता है ये चीज़ होगी ही होगी, ठीक है। अब देखो है क्या, ये तो हमने जान लिया कि क्या है। अब देखो सेक्शन 3 में एक एग्जाम्पल लो। अब देखो ये है एक गाड़ी, ये 2 विंडोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, सामने से एक और गाड़ी आती है, वहाँ पे ये बंदा था, ठीक है। दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तेज़ की कोलाइड कर जाती हैं गाड़ियाँ। एंड इसमें एक और बंदा भी था, सी, ये बच जाता है। ये ए और बी, इन दोनों की डेथ हो जाती है। मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया हमने, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल। तो जब केस चलेगा ना ए वर्सेस बी का, यानी कि स्टेट वर्सेस सी बचा ना, स्टेट वर्सेस सी, मान लो ये केस चला, ये है एक्यूज, ये है हमारा प्रोसिक्यूशन। तो जब चार्ज बनेगा ना मर्डर का, मर्डर ऑफ जो भी बंदा है, ठीक है, तो ये फैक्ट एंड इशू है, इतना आपको पता है कि मर्डर हुआ या नहीं हुआ, थेफ्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सब होता है हमारा फैक्ट एंड इशू। तो जब तक हम यही सब बातें कर रहे हैं तब तक तो एविडेंस लॉ का कोई काम ही नहीं है ना, ठीक है। उस टाइम तक तो कोई काम नहीं है। ये सब बात होती है सब्सटैंटिव लॉ की, कि हमने सब्सटैंटिव लॉ पढ़ा, ये देखा अच्छा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी ऑफेंस या किसी चीज़ को पूरी करने के लिए। अभी तक तो सिर्फ ये मान के चलो, यहाँ तक सिर्फ BNS का रोल आया, हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कौन सा ऑफेंस बना, क्या पूरी कंडीशंस पूरी हो रही है नहीं हो रही। ट्रायल स्टेज जब शुरू होती है ना, जब मैटर आता है कोर्ट के पास कि भाई अब कोर्ट को देखना है सोलिली कि क्या चीज़ है या नहीं। ट्रायल में एक पार्टी, कोई भी एक्स पार्टी और एक है वाई पार्टी, एक पार्टी करेगी प्रूव, एक पार्टी करेगी डिसप्रूव। जब ये एविडेंसेस का खेल शुरू होगा ना, तब हमारा BSA कम्स इनटू प्ले।
तब हमारा बीएसए काम में आता है। अभी ऊपर तक कोई बात नहीं थी बीएसए की, ये तो नॉर्मल केस के फैक्ट सुन रहे हैं हम, क्या क्या हुआ, क्या कहानी हुई, बैक डेट की स्टोरी सुन रहे हैं। जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तब जो एविडेंसेस पेश किए जाते हैं बाय बोथ द पार्टीज़, तब हमारा असली बीएसए चलता है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रही हूँ, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि सेक्शन 3 जो है उसमें दो बातें दी गई हैं कि दो बातें क्या दी गई हैं कि एविडेंस जो है वो दिया जाएगा किन चीज़ों का, दो चीज़ों का। एविडेंस मे बी गिवन, ये हमारी पहली चीज़। एविडेंस किस किस चीज़ का दिया जा सकता है? टू प्रूव या फिर टू डिसप्रूव। क्या चीज़, किस चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करने की बात कर रहे हैं? दो ही चीज़ें, या तो रेलेवेंट फैक्ट हो जो कि हम 4 से 50 तक पढ़ेंगे जैसा मैंने अभी बताया, या फिर फैक्ट एंड इशू। तो ये दो ही चीज़ें हैं। अगर हम एविडेंस दे रहे हैं या तो फैक्ट एंड इशू का या उससे कनेक्टेड रेलिवेंट फैक्ट्स का, चाहे प्रूव करें चाहे डिसप्रूव करें, तो एविडेंस सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू का ही दिया जा सकता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ एनी अदर फैक्ट। यानी कि जो हमने ऊपर ये दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है ना, सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट और सिर्फ फैक्ट एंड इशू, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर दिया जा सकता है एविडेंस, अदरवाइज और किसी की जगह नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इररेलेवेंट फैक्ट्स का आप एविडेंस दे ही नहीं सकते। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, एक लिमिट लगा रहा है ट्रायल के ऊपर। ट्रायल के ऊपर एक लिमिट लगा रखा है कि एक फिक्स किया जाए ना कि इतनी ही, अगर इतना बड़ा केस है, हमें बात सिर्फ इतनी जाननी काफ़ी है एक डिसीजन देने के लिए, तो हम ये पार्ट एलिमिनेट कर देते हैं कि हमें सिर्फ इन बातों पे ही बात करनी है। तो कि हम सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस दे सकते हैं और सिर्फ फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड। इसके अपार्ट अगर और कोई चीज़ है, कोई आलतू फालतू इररिलेवेंट स्टफ है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको मतलब एलिमिनेट, रिमूव कर देंगे, उसको हम कोर्ट तक बात ही नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, ये है हमारी यहाँ तक की चीज़ें। अब क्या होता है ना, ये तो हमारी होगी दो जनरल चीज़ें। अब कंक्लूजन क्या रहा? सेक्शन 3 अगर हम सोलली बात करें तो सेक्शन 3 क्या करता है? ये सिर्फ ये बताता है कि एविडेंस इज एडमिसिबल, यानी इट इज़ एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली इफ इट इज़ यूज टू प्रूव, ओनली इफ इट इज़, ध्यान से सुनना, ओनली इफ इट इज़ यूज टू प्रूव अ रेलिवेंट फैक्ट। सो हम एक मतलब दो चीज़ें बोल रहे हैं बेसिकली कि जनरल रूल अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 के अंदर ना हम यही बोल रहे हैं, एक हम पढ़ेंगे जनरल रूल, एक पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। जनरल रूल ये बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों का ही फैक्ट मतलब एविडेंस दे सकते हैं, रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस इज़ अलाउड। और जब मैं रेलिवेंट फैक्ट बोल रही हूँ तो फैक्ट एंड इशू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट एंड इशू इज़ द ओनली थिंग जिसको हम पूरी ट्रायल में यूज़ करने वाले हैं। वो तो अपने आप में ही रेलिवेंट है, तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि क्या फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट है या नहीं, बिल्कुल रेलिवेंट है ना, उसी के बेसिस पे तो आप बाकी एविडेंसेस पेश कर रहे हैं। तो पहला रूल ये बोलता है सेक्शन 3 कि जब हम एविडेंस देने की बात आएंगे ना कि आप कोर्ट में कौन सा एविडेंस दे सकते हैं, तो सिर्फ रेलिवेंट एविडेंस ही दे सकते हैं, इररेलिवेंट तो नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ यही है कि नो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ इररेलिवेंट फैक्ट्स, इट इज़ इनएडमिसिबल, यानी कि इट इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इनएडमिसिबल है, अलाउ ही नहीं है, कोर्ट में ही नहीं लेके जा सकते आप फालतू की बातें। तो ये हमारे जनरल रूल है। सेक्शन 3 मोटे तौर पे इतना ही बताता है कि आप किन चीज़ों के सबूत लेके जा सकते हो कोर्ट के आगे, सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों का जो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हो या तो फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। सेकेंड स्टेटमेंट इज, सेकेंड जनरल रूल इज़ कि किसी भी इररेलिवेंट फैक्ट की कोई जगह नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। यहाँ तक है हमारे जनरल रूल। अब अगर हम बात करें कि क्या
इतना बहुत है जानना? नहीं. देयर आर 2 एक्सेप्शंस विच यू मस्ट नो. 2 एक्सेप्शंस क्या हैं? मतलब 2 एक्सेप्शन एज इन कि जहाँ पे इररिलेवेंट चीज़ें भी अलाउड हो जाती हैं. इररिलेवेंट एज इन कि कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउड नहीं होनी चाहिए, फैक्ट रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी अलाउ हो जाता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिलेवेंट है बट फिर भी अलाउ नहीं होती. तो देयर आर ऑलवेज फ्यू एक्सेप्शंस. इसकी यू शुड जस्ट नोट डाउन द लिस्ट. इतना ही बहुत है आपके लिए कि एक लिस्ट देख लो कि क्या है. तो मतलब उससे आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा. आगे जब हम डीपर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत आसानी होगी जानने में. सो देयर आर रेलिवेंट फैक्ट्स बट नो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ सच फैक्ट्स. यानी कि रेलिवेंट फैक्ट हैं बट इनएडमिसिबल हैं, अलाउड ही नहीं है कोर्ट में. क्या करोगे? और उसकी लिस्ट क्या है? कन्फेशंस. जो कन्फेशंस पुलिस को दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 23 पढ़ेंगे आगे. फिर है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. एंड देन है एस्टॉपल. इसका तो मैंने आइडिया आपको पहले भी दिया था, पहले भी क्लास में, बेसिक आइडिया. अब मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको देख के तो लगेगा कि ये बिल्कुल रेलिवेंट है बट कोर्ट में अलाउड नहीं है, एडमिसिबल नहीं है. तो ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 3 की. पहली चीज़ जैसे कन्फेशंस पुलिस ऑफिसर. आप कहोगे कि अगर कोई बंदा खुद ही बता रहा है कि मैंने ये क्राइम किया है तो फिर क्या ज़रूरत है मतलब केस को बढ़ाने की. बट बात ये है ना कि वो पुलिस को बता रहा है, पुलिस को बता रहा है. तो हमने ना ये चीज़ एलिमिनेट कर रखी है. आगे हम सेक्शन 23 में भी पढ़ेंगे कि जब अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर के आगे कोई कन्फेशन करता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो हम उसको रेलिवेंट नहीं मानते. मतलब वो रेलिवेंट हो सकता है, बिल्कुल रेलिवेंट है कि उसने पुलिस को बताया, बट हम उसको ना कोर्ट में अलाउ नहीं करते. क्यों नहीं करते? देयर इज़ अ रीज़न. मान लो धमका के लिए, और अगर हम अलाउ करने लग गए ना ऐसे, तो मतलब ये समझो कि हर केस ही ऐसे मार पीट के मतलब सॉल्व हो जाएगा. तो देयर आर रीजंस कि वाई इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि हम पुलिस ऑफिसर को दी गई कन्फेशन कोर्ट में अलाउ नहीं करते हैं एज मतलब एविडेंस के रूप में. आप एविडेंस के तौर पे नहीं बता सकते कि भाई इसको सज़ा दिलाओ क्योंकि इसने मेरे आगे कबूल किया है. मैं कौन? पुलिस. कि मेरे आगे बोला है, इसने मेरी कस्टडी में बोला है कि मैंने एक क्राइम किया तो उसको सज़ा दो. नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड. क्योंकि एक थ्रेट, एक फोर्स का फैक्टर रहता है हमेशा कि आपने डर के आगे, या मान लो आपके साथ टॉर्चर किया गया कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, तो आपने डर के मारे दे दिया, या किसी ने आपको धमकाया कि तूने नहीं दिया तो मैं ये कर दूंगा. तो उस आड़ में आके अगर आप कोई एविडेंस देते हैं तो वो होगा रेलिवेंट है, बिल्कुल नो डाउट रेलिवेंट है, बट अलाउड नहीं है. कोर्ट ही अलाउ नहीं करेगा. फिर कुछ होती है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई बात है. अगर मान लो हस्बैंड ने कोई क्राइम कर दिया, वो आके वाइफ को बताता है, तो क्या वाइफ को कंपल्शन है, मतलब वाइफ क्या कोर्ट में आके बता सकती है? देयर आर फ्यू थिंग्स जो नहीं बता सकती, और कुछ एक्सेप्शन से आप बता भी सकती है. तो हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन है कि जिनके बीच में बात अगर कोई है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके नहीं बता सकती. ठीक है, ये भी प्रोटेक्टेड है, इसका एविडेंस नहीं दे सकती. एक है एस्टॉपल. एस्टॉपल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके लिए आप बाउंड हो सकते हो. अगर आपने कोई पहले ऐसी कोई पास्ट में ऐसी स्टेटमेंट दी थी और जिसके ऊपर किसी सामने वाली पार्टी ने एक्ट कर लिया और अपनी पोजीशन चेंज कर ली, एंड नाउ यू आर डिनाइंग द थिंग, तो इट इज़ नॉट अलाउड. लेकिन आप इस चीज़ का एविडेंस कैसे दोगे, है ना? तो ये चीज़ें आगे की, अभी सिर्फ लिस्ट जानते जाओ कि एक्सेप्शन क्या है. दूसरी चीज़ है हमारा जो सेकेंड एक्सेप्शन है, वो ये बोलती है कि कुछ ऐसे इररिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं बट विच आर स्टिल एडमिसिबल, जिसका आप एविडेंस फिर भी दे सकते हो. इररिलेवेंट चीज़ें हैं बट आप फिर भी उसका एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, इट इज़ अलाउड. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विटनेस, corroboration of witness, confession of co-accused. देखो,
ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बट एक एग्जांपल दे देती हूँ कि देखो इररिलेवेंट बातें अगर आप ऊपर ऊपर से देखो, कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि जुटलाना, कि किसी की स्टेटमेंट को वो कर देना कि पहले इसने कुछ और बोला अब कुछ और बोल रहा है। अब अगर ये केस चल रहा है, ए और बी के बीच में केस है, राइट। इनमें से मान लो अगर इसने कोई एक विटनेस बुलाया, इसने बुलाया, किसी ने भी, मान लो इस ए ने कोई विटनेस बुलाया, तो मेन मुद्दे तो ए और बी के ही हैं। बी तो आके सिर्फ एक हेल्प कर रहा है, एक एविडेंस दे रहा है। अब अगर इसने कोई एविडेंस दिया, अब आगे जाके सामने वाली पार्टी ना बोलना चाहती है कि नहीं, इसने पहले ये वाली स्टेटमेंट दी थी और अब ये दूसरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसकी बातें ही मैच नहीं हो रही, तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हम कैसे बिलीव करें कि ये सच बोल रहा है, कि पहले सच बोल रहा था कि अब सच बोल रहा है। तो ये सब जो हम विटनेस के ऊपर अलग सा एक मिनी ट्रायल बना देते हैं ना, एक डिफरेंट क्वेश्चन में चले जाते हैं कि क्या विटनेस सच्चा है झूठा है, तो ये हमारा ऑफ द ट्रैक है। मतलब केस ये था, इस विटनेस को बुलाया गया, अब उसी पे हम क्वेश्चनिंग चला रहे हैं कि क्या वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्या वो उस पर विश्वास लायक है, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो और सेम चीज़ कोरॉबोरेट करना कि इसने पहले भी ये स्टेटमेंट दी अब भी ये स्टेटमेंट दी, तो इट मीन्स कि वो रिलायबल बंदा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये हैं कि हम लोग इररिलेवेंट चीज़ें हैं देखा जाए तो, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जानना। तो इसीलिए कोर्ट कुछ सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें भी अलाउड कर सकता है कि नहीं, आप प्रूव कर सकते हो कि अच्छा इसने पहले कुछ और स्टेटमेंट दी अब कुछ और दी, तो लाओ, फिर वो देखेंगे, कोर्ट देखेगा, तो कुछ चीज़ें अलाउड भी होती हैं, ठीक है। अब फ़र्क आ जाएगा फिर कि क्या सब्सटैंटिव एविडेंस है और क्या कोरॉबोरेटिव है। इसके बीच में भी मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको फॉर मोर क्लैरिटी। देखो, एविडेंसेस ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके के एविडेंस होते हैं। एक होता है सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ अभी सिर्फ सब्सटैंटिव। एक है कोरॉबोरेटिव या कॉन्ट्राडिक्टरी, कोरॉबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। कोरॉबोरेटिव होता है अफर्म करना, पहले भी यही था अब भी यही है। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्ट करना, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो दीज आर द टू थिंग्स जिसको मतलब हम ब्रॉडली एविडेंस को दो पार्ट्स में बोलते हैं कि क्या या तो कोई एविडेंस एकदम सब्सटैंटिव है या कोरॉबोरेटिव नेचर का है। अब एग्जाम्पल लें कि सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होगा, जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि अगर कोई चीज़, कोई ऐसा फैक्ट है जो फैक्ट एंड इशू से लिंक्ड है या फिर कोई रेलिवेंट फैक्ट है, तो अगर इन दोनों पे बेस्ड कोई एविडेंस है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब्सटैंटिव। यानी कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस कि अगर सिर्फ आपने इससे रिलेटेड या इससे कनेक्टेड कोई एविडेंस भी दिखा दिया ना कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट कैन डायरेक्टली कन्विक्ट द एक्यूज्ड, कि वो डायरेक्टली पनिशमेंट दे सकता है उस बंदे को कि इतनी वैल्यू, सब्सटैंटिव की बहुत वैल्यू है कि अगर इतनी ही चीज़, मान लो आई विटनेस लेके आ गए भाई, जिसने डायरेक्टली प्रूव कर दिया या सीसीटीवी दिखा दिया कि देखो जी ये चीज़ हुई है, आपको वहाँ डेट टाइम प्लेस चेहरे सब दिख जाएगा, तो उससे अच्छा एविडेंस क्या है, सब्सटैंटिव एविडेंस होता है। जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप एविडेंस देते हो तो वो होता है सब्सटैंटिव एविडेंस, जिसके बेस पे सोलली इसके एविडेंस के बेस पे ही कोर्ट सज़ा दे सकती है एक्यूज को। दूसरी तरफ आता है कोरॉबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। ये ऐसे एविडेंसेस होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो विटनेस क्रेडिबिलिटी के ऊपर है, कि इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। किससे? इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना तो फैक्ट एंड इशू से, ना रेलिवेंट फैक्ट से। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो मतलब हेल्प कर रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। डिस्प्यूट था कि ए ने बी को मारा या नहीं, अब ये कोई विटनेस लेके आया, इसी पे इंक्वायरी बिठा दी कि क्या ये सच बोल रहा था या नहीं। तो ये एक, अगर ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है ना, मान लो कि झूठ बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो अगर ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है तो क्या इट इज़ इनफ कि क्योंकि विटनेस झूठ बोल रहा है इसका मतलब ए ने मारा ही मारा है बी को? नहीं ना, आप विटनेस की गलती की वजह से गलती की सज़ा ए को नहीं दे सकते। तो ये ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिसको हम सब्सटैंटिव लिस्ट में नहीं डालते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरॉबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस। कि ऐसे एविडेंसेस जिनकी वैल्यू तो है बट बहुत मिनिमम, कि अगर सिर्फ यही चीज़ प्रूव हो गई ना तो इसके अकेले बेसिस पे यू कैन नॉट पनिश द एक्यूज्ड, उसके लिए यू नीड सम सब्सटैंटिव एविडेंस ऑल्सो।
यानी कि सिंपल भाषा में बताऊँ तो सब्सटैंटिव एविडेंस अगर अकेला भी है ना ये एविडेंस इस नेचर का, तो अकेले आप क्या कर सकते हो, सज़ा दे सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके का एविडेंस है कॉररोबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का, तो ये इसमें आप अकेला फैक्ट काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको एडिशनल भी चीज़ें चाहिए टू मेक द थिंग्स वर्क, और ताकि एक डिसीजन तक पहुंचा जा सके। ये तो था हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या कहना क्या चाह रही हूँ मैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम आते हैं अपनी वापस से स्लाइड पे, जिसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 क्या है, एक मेन डिक्लेरेटरी, ये सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहा है कि आप किस नेचर ऑफ एविडेंस को लेके आ सकते हो, यानी कि आप किस तरीके का एविडेंस कोर्ट के आगे पेश कर सकते हो। ओनली रेलिवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट की कोई जगह नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्लियर कट ये हमारा सेक्शन 3 डिक्लेयर करता है। अब एविडेंस आप दे सकते हो फैक्ट एंड इशू का, रेलिवेंट फैक्ट का, जो कि 4 से 50 में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन नॉट फॉर एनी अदर फैक्ट, यानी कि इररिलेवेंट फैक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये हो गई हमारी यहाँ तक की चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं कि जनरल रूल पढ़ लिया हमने कि एविडेंस आप सिर्फ रिलेवेंट चीज़ का दे सकते हो, इररिलेवेंट चीज़ का आप नहीं दे सकते हो। एक्सेप्शंस पढ़ लिए हमने, ये 3 पढ़ लिया है, ये सब मैंने खुद लिख के भी दिखा दिया, तो दोबारा जाने का मतलब नहीं है। अब मैं आपको एक क्रक्स देती हूँ कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास, और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने जो सेक्शन 3 पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ BSA रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो पूरा हम एविडेंस लॉ पढ़ेंगे, BSA पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे, इसी टर्म पे पूरा का पूरा आप ये देखेंगे ना कि सब कुछ डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, पूरा BSA रिवॉल्व करता है इसी चीज़ के ऊपर कि क्या चीज़, क्या फैक्ट रेलिवेंट था या नहीं था। सो एवरीथिंग फॉल्स डाउन टू द क्वेश्चन दैट वेदर द थिंग इज रिलेवेंट और नॉट। उसी के बेसिस पे पूरा हमारा BSA डिपेंडेंट है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसको एक डेडिकेटेड क्लास देना कि रेलिवेंट, इररेलेवेंट, ये सब चीज़ें आपको समझ आए, क्योंकि पूरा BSA इसी पे चलेगा, ये मान के चलो। सेक्शन 3, ये हम सेक्शन 3 की ही बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। द मेन डिक्लेरेटरी प्रोविजन इन दिस रिगार्ड्स इज सेक्शन 3, वेयर इन एविडेंस मे बी गिवन टू प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स ओनली बट नॉट एनी अदर फैक्ट। यानी कि आप एविडेंस जो दे सकते हो वो सिर्फ या तो फैक्ट एंड इशू का दे सकते हो या रेलिवेंट फैक्ट का, नॉट ऑफ एनी अदर, मतलब किसी भी इररिलेवेंट चीज़ को आप प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते हो कोर्ट के आगे। दिस इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों हमने ये प्रोविजन रखा है जो कि स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ नीड टू पुट अ लिमिट ऑन द ट्रायल, कि एक ट्रायल को कन्फाइन किया जा सके कि इतने ही पॉइंट्स पे ट्रायल होना है। ये नहीं कि सब कुछ जो भी पता है सब बोलते जाओ, ऐसे तो केसेस ही कभी ख़त्म नहीं होंगे, पेंडिंग ही रह जाएंगे। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू पुट अ लिमिट ऑन द ट्रायल, ताकि चीज़ें कंसाइज हों, ब्रीफ हों और जल्दी से जल्दी उस पर डिसीजन आ सके। ठीक है, क्विकली डिसीजन आ सके। दिस इज़ द पर्पस कि हम क्यों ऐसे शॉर्ट करते हैं। अब सेक्शन 3 को हम 2 सेक्शंस के साथ रीड करते हैं। बेयर एक्ट रीडिंग हम कल कर लेंगे बिकॉज द टाइम इज़ ऑलरेडी अबव एन आवर, एंड आई थिंक कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड विच वी आर गोइंग टू कवर, एंड ऑल दीज थिंग्स सेक्शन 2 तक तो हमने पढ़ लिया है बेयर एक्ट से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमने पढ़ा है ना, एज इन सेक्शन 3, फिर सेक्शन 3 का कनेक्शन इसके साथ, फिर इसके साथ, ये सब हम बेयर एक्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग की 10 मिनट्स में ही ख़त्म कर लेंगे, एंड देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो, सेक्शन 3 को ना हम 2 सेक्शंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चलाते हैं, साथ में मिलके पढ़ते हैं टू गेट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लिंक करने बहुत ज़रूरी है लॉज को। अकेले एक एक सेक्शन पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। सेक्शन 3 को हम पढ़ते हैं सेक्शन 141 के क्लॉज 1 के साथ। क्यों पढ़ते हैं, क्या है, सब समझ आएगा। देखो, सेक्शन 3 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू सेक्शन 141 क्लॉज 1, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ।
Section 141 Clause 1 empowers the court or the judge to ask about the relevancy of fact which is sought to be proved before admitting the evidence to prove such fact. मैंने क्या बोला है? मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना रेलिवेंसी का, मान लो कोर्ट के पास कोई क्वेश्चन आया, कोर्ट के पास ये चीज़ आई कि मैं इस चीज़ का एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो कोर्ट ये पूछ सकता है, कोर्ट के पास ये लिबर्टी है, जजेस के पास इतनी फ्रीडम है, डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस को भी लेने से पहले उससे क्वेश्चन पूछ सकती है कि अच्छा आप बोल रहे हो कि दिस इज़ द रेलिवेंट एविडेंस एंड विच इज़ गोइंग टू प्रूव दिस एंड दैट, बट आप उससे पहले मुझे यकीन दिलाओ कि वाई इट इज़ रेलिवेंट, क्यों रेलिवेंट है, ये रीज़न दो, and if I find that answer to be satisfactory then only I'll allow the evidence in the court of law, otherwise नहीं. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 141 क्लॉज 1 क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि जजेस के पास इतनी पावर है कि वो एक रेलिवेंट एविडेंस को एक्सेप्ट करने से पहले भी क्वेश्चन उठा सकती है कि आप पहले बताओ कि क्यों रेलिवेंट है. अगर कोर्ट को लगता है कि आंसर सुन के पार्टी का या विटनेस का कि चीज़ रेलिवेंट है तो वो अलाउ कर देगी कोर्ट में. और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई ये तो इरेलीवेंट है, ये तो सिर्फ बातें घुमा रहा है, सिर्फ डिले करने की कोशिश कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है कोर्ट का, तो कोर्ट नहीं अलाउ करेगी. जस्ट बिकॉज सेक्शन 3 में लिख दिया गया है कि एविडेंस जो है वो रेलिवेंट फैक्ट्स का दिया जा सकता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे सबको कोर्ट अलाउ करेगी. नहीं, कोर्ट हैज़ द डिस्क्रेशन टू इवन मतलब रेलिवेंट फैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले भी द कोर्ट हैज़ द पावर कि वो क्वेश्चन पुट अप कर सकती है पार्टी से या विटनेसेस से कि पहले मुझे यकीन दिलाओ, आंसर मी कि वाई इट इज़ रेलिवेंट. आप क्यों कह रहे हो कि एविडेंस इतना रेलिवेंट है, तो पहले आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को. एंड कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, हाँ ये जो चीज़ उसने बोली है इसके अकॉर्डिंग तो ये ज़रूरी है ये एविडेंस को लेना, तभी मैं डिसाइड कर पाऊँगा, तो वो अलाउ करेगी. लेकिन कोर्ट को अगर लगता है बात सुन के कि नहीं कुछ इसमें खास बात नहीं है, वही बातें रिपीट कर रहा है, सिर्फ डिले कर रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है, तो कोर्ट कहेगी नहीं, जितना भी रेलिवेंट हो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अलाउड. दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन सेक्शन 3 एंड 141 क्लॉज 1. अब समझ आया हमने क्यों कनेक्ट की दो चीज़ें. सेकेंड चीज़ क्या है कि हम सेक्शन 3 को ना 168 के प्रोवाइजो 1 के साथ भी पढ़ते हैं. इसमें भी वन एंड द सेम थिंग है. इसमें भी यही बात बोली गई है कि जो हमारा जजमेंट है, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट्स. सिर्फ इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये लाइन लेके आई हूँ टू एक्सप्लेन यू द जिस्ट कि क्यों हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं. सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि एविडेंस जो है वो आप सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट का दे सकते हो, राइट. 168 प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जो जजमेंट आएगी ना कोर्ट की वो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट, और कैसे रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि ड्यूली प्रूव्ड हैं, सिर्फ उस पर बेस्ड होगी. सो देयर इज़ अ कनेक्शन ना. अगर हम सेक्शन 3 में बोल रहे हैं कि आप सिर्फ वही एविडेंस पेश कर सकते हो जिसकी रेलिवेंसी है, तो 168 प्रोवाइजो 1 भी सिमिलर बात कर रहा है कि जो जजमेंट आएगी ना कोर्ट की वो भी सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही आएगी. इररेलेवेंट फैक्ट अगर आपने मान लो अलाउ कर भी दिए कोर्ट में, तो आप जजमेंट उसके बेसिस पे नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ही बात लिखी गई है, डिक्लेयर किया गया है कि इररेलेवेंट फैक्ट की कोई जगह ही नहीं है. ठीक है, तो यही बता रही हूँ कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स कि 168 प्रोवाइजो 1 भी यही बोलता है कि जजमेंट भी सिर्फ उन्हीं रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर आएगी जो कि ड्यूली प्रूव्ड है कोर्ट ऑफ लॉ में. एंड दिस इज़ द कनेक्शन कि हम सेक्शन 3 को 141 क्लॉज 1 एंड 168 प्रोवाइजो 1 के साथ पढ़ते हैं. एंड आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कुछ टेक्निकल नहीं लग रहा है. एंड अब दैट्स इट फॉर टुडे. एंड कल वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारा, उस लेक्चर में हम आते ही सबसे पहले जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा, फिर 141 के साथ कनेक्ट किया, 168 प्रोवाइजो के साथ कनेक्ट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स होंगे उसमें लगा के प्रॉपर बेयर एक्ट से प्रोविज़न समझाऊंगी मैं. ठीक है, एंड देन एक बार रीडिंग करके ओवरव्यू लेके
तब हम आगे अपने ऑनवर्ड जो सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल वाला जो सबसे मेन है, अभी तक आपका फाउंडेशनल सब डन है और पार्ट 2 की भी स्टार्टिंग हो गई है, तो ये करा के फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स, मतलब फ्रॉम सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स, राइट. सो दिस इज़ द थिंग एंड आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स एंड थिंग्स आर नॉट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड और चीज़ें ईजीली समझ आ रही हैं. एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, मल्टीपल रिविजन्स करो एंड यू नो एवरीथिंग विल बी फाइन. सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर अपकमिंग क्लासेस एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कॉमेंट बॉक्सेस, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी पूछ सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद अस एंड follow our group to get to know all the updated information. And that is all for today, and I'll meet you all in the next class, right? So all the best students, and हम लोग next class में मिलेंगे and आगे के concepts पढ़ेंगे. All right, thank you so much and bye bye.